नमस्कार विद्यार्थियों, कृष्णा ग्वाल एजुकेशनल चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण को एकदम शुरू से पढ़ाने चल रहे हैं। जो भी विद्यार्थी कभी भी अगर हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा है वो भी समझ जाएगा यदि ध्यान से इस वीडियो को देखेगा। तो इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज वर्णमाला से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले वर्णमाला आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वर्णमाला देख लेते हैं। वर्णमाला क्या देखेंगे, इसमें वर्णमाला को देखेंगे। तो वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण की बात आती है। तो वर्ण क्या होता है देख लेते हैं। वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है? तो वर्ण वही होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। कुछ भी हम बोलते हैं, जो भी मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, कोई भी ध्वनि चाहे जो भी हम कुछ बोलें, इसी ध्वनि को जब लिपि के रूप में, एक प्रतीक के रूप में लिखा जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण अथवा अक्षर, वर्ण या अक्षर कहते हैं इसी को। कोई भी ध्वनि हम बोलते हैं, चाहे जो भी बोलते हैं, तो इसी को जब एक प्रतीक के रूप में लिखा जाता है अथवा लिपि के रूप में लिपिबद्ध कर देते हैं, एक प्रतीक के रूप में लिख देते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसी ध्वनि को क्या कहते हैं? इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण या अक्षर, ठीक है, वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो वर्ण आप लोग समझ गए। अब वर्णमाला जान लेते हैं। वर्णमाला, तो वर्णमाला देखिए क्या होता है। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला ये जो वर्ण होते हैं, ध्वनि, कोई भी ध्वनि बोलते हैं तो इसे वर्ण कहते हैं। तो इसी वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्ण आप लोग जाने हैं, तो इसी वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है, क्रमबद्ध समूह होता है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। एक व्यवस्थित समूह में जब इन वर्णों को रखा जाता है तो इसको वर्णमाला के नाम से जानते हैं। तो अब देख लेते हैं वर्ण
वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्ण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन 2 मुख्य रूप में बांटा गया है। तो स्वर को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। कौन कौन से भाग हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो कितने भागों में? 3 भागों में। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है और स्वर को भी 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन के तीनों भाग क्या क्या हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्या हम लोग देख रहे थे? हिंदी वर्णमाला को देख रहे थे। तो चलिए देखिए, स्वर, वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर को देख लेते हैं। स्वर को देख लेते हैं। स्वर को देख लेते हैं। तो स्वर देखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। ये मार्कर नहीं चल रहा है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? मतलब जिन वर्णों को बोलने में किसी और वर्ण की, मतलब दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। जैसे कोई भी स्वर बोलेंगे तो किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे अ हो गया या आ, सिर्फ स्वर एक ही वर्ण बोले जा सकते हैं, लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं होता है। तो व्यंजन आगे पढ़ेंगे तो व्यंजन को देखेंगे। तो पहले स्वर देख लेते हैं। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। तो स्वर वर्ण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्वर वर्णों को देख लेते हैं। स्वर वर्ण हैं अ, आ, ई, उ, री, ए,
ओ औ। यही क्या है, यही स्वर वर्ण हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, टोटल 11 वर्ण हैं स्वर वर्ण। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल स्वरों की संख्या 11 है। इनके भी अलग अलग भाग हैं, तो देख लीजिए, इसे लिख लेते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगे, अर्थात एक मात्रा का समय, जिनके उच्चारण में कम समय, कहने का मतलब एक मात्रा का समय लगे। कम समय मतलब एक मात्रा का समय जिसमें लगे, तो देखिए किसमें एक मात्रा का समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, जो भी ह्रस्व स्वर जो भी हैं उनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, कहने का मतलब कम समय लगता है। तो देखो अ हो गया, छोटी ई, छोटा ऊ, री, यही है वर्ड, ह्रस्व स्वर हैं अ, ई, उ और री। कहने का मतलब जो छोटे वर्ण होते हैं, छोटी मात्राएं, जो छोटी मात्रा के वर्ण होते हैं वो होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जहाँ अ का मात्रा आए, छोटी ई की मात्रा जहाँ पर हो, छोटा ऊ जहाँ पर हो, या छोटे ऊ की मात्रा जहाँ पर हो, और री की मात्रा जहाँ आए। कहने का मतलब सभी छोटे वर्ण जो होते हैं, छोटी मात्रा के वर्ण, ये क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। जितनी छोटी मात्राएं हैं सभी ह्रस्व स्वर हैं। अब देख लेते हैं दीर्घ स्वर को देख लेते हैं। तो दीर्घ स्वर में सभी बड़ी मात्राएं रहती हैं। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में इससे ज़्यादा समय लगे, कहने का मतलब ह्रस्व से ज़्यादा समय लगे, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगे, अर्थात कहने का मतलब 2 मात्रा का समय लगे। जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगे। ह्रस्व से अधिक समय का मतलब, कहने का मतलब 2 मात्रा का समय जिनको बोलने में लगे, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब ही होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। तो सभी बड़े वर्ण जो बड़ी मात्रा के वर्ण जो भी हैं, सभी को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देखिए आ जाएगा, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी वर्ण जो हैं दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर का मतलब बड़े वर्ण, जो बड़ी मात्राएं हैं, कोई भी बड़ी मात्राएं जितनी हैं सभी को दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हो चाहे स्वर मात्रा, मतलब ये मात्राएं लगी हों, जैसे आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, ऐ की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और औ की मात्रा हो, तो इन सब को दीर्घ स्वर कहते हैं। तो अब तीसरा देख लेते हैं, ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया, प्लुत स्वर को देख लेते हैं।
प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को देख लेते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कहने का मतलब प्लुत स्वर में सबसे अधिक समय लगता है, ह्रस्व से भी अधिक समय लगता है। कहने का मतलब जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगे, ह्रस्व से अधिक समय लगे, अर्थात 3 मात्रा का कह सकते हैं, 3 मात्रा समय लगे, 3 मात्रा या उससे अधिक। ठीक है, कहने का मतलब दोनों से अधिक जिसमें समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। लेकिन प्लुत स्वर का प्रयोग बहुत कम होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग जैसे नाटक के संवादों में या किसी को पुकारने में, किसी को बुला रहे हैं तेज बहुत, जब तेज से बुलाते हैं तो प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जैसे जैसे किसी को बुला रहे हैं, जैसे तेज से चिल्लाकर बुलाएंगे राम, र पर बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ प्लुत हो रहा है, प्लुत स्वर है। ठीक है, व्यंजन। वर्णमाला पर पढ़ रहे हैं तो स्वर को तो देख लिए, 3 जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं स्वर के भाग जो देखे आप लोग। अब व्यंजन वर्णों को देख लेते हैं। तो पहले देखिए व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। हाँ, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो कोई भी व्यंजन बोलेंगे तो व्यंजन सिर्फ व्यंजन ही नहीं बोले जा सकते, उसको बोलने के लिए उसके साथ स्वर जुड़ा होगा। बिना स्वर का व्यंजन नहीं बोला जा सकता। देखिए जैसे कोई भी व्यंजन ले लीजिए, जैसे क ही ले लेते हैं। क को बोलने के लिए क बोल रहे हैं ना, क के बाद अ आ रहा है। कहने का मतलब क बोलने के बाद क के बाद अ आ रहा है, क के बाद अ आ रहा है ना। तो आधा क प्लस अ तो बराबर क्या हुआ? अ को बोलने में क नहीं, क है, क वर्ण बोलने में क प्लस अ आ रहा है जो कि अस्वर है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। तो आप लोग समझ गए होंगे व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण। तो देखिए व्यंजन वर्णों को देख लेते हैं एक बार। क वर्ग, क वर्ग में क से लेकर अंग तक वर्ण आते हैं। तो देखिए क, ख,
ग, घ, अंग। क वर्ग के ए वर्ण हैं पांचों। च वर्ग में भी इसी तरह से 5 वर्ण रहते हैं। च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में आइए। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो ट वर्ग में 2 और वर्ण बन जाते हैं। इसमें एक वर्ण तो बनता है ड से, बन जाता है ड़। ड से क्या बन जाता है? अड़। नीचे बिंदी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अड़ बन जाएगा। और एक ढ से बन जाता है ढ़। क्या बन जाता है? ढ़ बन जाता है। तो इन वर्णों को क्या कहते हैं? ये जो नए 2 वर्ण बने इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। ये जो 2 नए वर्ण बन जाते हैं इनको क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद त वर्ग में आइए। त वर्ग इसी तरह से देख लीजिए। त, थ, द, ध, न। अब प वर्ग में आइए। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो क से लेकर प वर्ग तक यही वर्ण है। अब अंतः, अस्थ, ऊष्म और संयुक्त। अंतः, अस्थ। अंतः, अस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये हैं अंतः, अस्थ। अंतः, अस्थ व्यंजन यही हैं, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? स, ख, श, ह। स, ख, स, ह ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है, स, ख, स, ह क्या है? ऊष्म व्यंजन हैं। इसके बाद फिर संयुक्त व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, इज्ञ और एक है स्र। ठीक है, छ, त्र, इज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन इसका नाम क्यों पड़ा? संयुक्त करने का मतलब मिलकर जब बनते हैं तो उसी को संयुक्त कहते हैं। तो ये वर्ण किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं? तो छह को देख लेते हैं पहले। छह वर्ण जो है ये मिलकर बना है आधा क प्लस खटकोड़ वाला ख से बनता है क्या? छ। छ बनता है, क्योंकि अंग्रेजी में इसकी मीनिंग क्या होती है? के एस एच। कहने का मतलब के एस एच, के हो जाता है क का, एस एच स का, स या ख का। तो छ की स्पेलिंग होती है क्या? के एस एच। ठीक है, तो कहने का मतलब आधा क और खटकोड़ वाला ख से मिलकर बनता है ये छ। इसके बाद त्र को देख लेते हैं। त्र बना है आधा त प्लस र से बना है त्र वर्ण। और इज्ञ देख लेते हैं, इज्ञ किस वर्ण से बना है? तो इज्ञ बना है आधा ज प्लस
इ से बना है य, ठीक है। और बना है श्रवण, देख लेते हैं। श्रवण बना है स आधा स है प्लस स्र र,